गुड इवनिंग। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? मिड एज हेल्थ क्लब की ओर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक शायद मेरे इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग प्रेगनेंसी इन मिड एज, राइट? तो प्रेगनेंसी मिड एज में जब होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या दिक्कतें होती है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। आज इसके लिए जब तक मेरा नॉलेज है काफ़ी एपिसोड लेना पड़ेगा, लेकिन आज हम शुरुआत तो करते ही है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहले के ज़माने में 18-19 सदी में तो क्या होता है कि लड़की 18 साल की हो या 20 साल की हो तब तक तो शादी हो जाती है। मैक्सिमम 22 साल की तब तक तो शादी हो जाती है और बाद में उसके बच्चे होते हैं। जब वो 40 साल के करीबन होती है तो उसके बच्चे करीबन 20-25 साल के हो जाते हैं। तो उसी टाइम पता है क्यों कोई दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन की शक्ति होती है। हम स्त्री शक्ति का बोलते हैं ना, वो एस्ट्रोजन होता है उसके साथ। इसीलिए 98% वुमन में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और यंग हस्बैंड भी होते हैं तो उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो डिलीवरी रखने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अभी तो पूरा ज़माना बदल गया है। 20वीं सदी में क्या होता है पता है आपको? ये सोशल मीडिया, गूगल के साथ, व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ और कैरियर, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, ये सब पहले के ज़माने से बहुत ही अलग हो गया है। दुनिया ऐसी लगती है कि बहुत छोटी हो गई है, ऐसा लगता है। तो ऐसा इसमें हमको ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर को इम्पोर्टेंस दें। अपने पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं। पहले के पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स थे तभी वो सोचते थे कि ठीक है चलो इतना है तो दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन अभी सेटिस्फेक्शन होता है? नहीं, सेटिस्फेक्शन का कोई एंड ही नहीं होता है। बच्चे ने 12th पास कर ली, ओहो 80% आए, 90% आए, थोड़े कम आए, 90% आए तो उसकी खुशी कम, और कम आए उसकी दुख ज़्यादा। तो उसमें ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो सब सोचते हैं कि चलो हमारा बच्चा बहुत होनहार हो, उनको मेडिकल में रखते हैं। मेडिकल में एमबीबीएस होने के बाद एमडी कराते हैं, उसके बाद भी डीएम। तो सोचो कितने साल का बच्चा हुआ? 32 ईयर। 32 ईयर तक वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाता है। बेटी हो या बेटा, सेम इंजीनियरिंग, एमटेक करवाओ, बीटेक करवाओ, एमटेक करवाओ और बाद में एमबीए करवाओ और कोई अच्छी कॉरपोरेट हॉस्पिटल, कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जॉब लगाओ।
तब तक तो अबाउ 32 हो गए। बाद में 1 साल 1-2 साल लड़का लड़की एक दूसरे को मतलब अच्छी बातें आती है तो एक दूसरे को समझने के जानने के लिए सब प्रिपरेशन करते हैं। 2 साल के बाद उसका शादी होता है। फिर वो इंटेलिजेंट तो है ही सब लोग, तो वो सोचते हैं कि अच्छा चलो हम 1-2 साल और अपने दोनों को समझ ले, एक दो दूसरे को एडजस्ट हो जाओ। तो और 2 साल बढ़ गए तो हो गए 36 ईयर। और फिर बाद में सोचते हैं कि चलो अभी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। अभी 36 ईयर में एस्ट्रोजन का लेवल इधर उधर होता है, राइट? तो काफ़ी दिक्कतें होती है। अगर इफ़ यू आर लकी, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो प्रेगनेंसी तुरंत ही रह जाती है। अगर प्रॉब्लम है तो मेडिकल। तो प्रेगनेंसी में ये कंसेप्शन रखने के लिए 36, 40 ईयर, 41, 45 ईयर। अभी तो मैंने मेरे हॉस्पिटल में 51 ईयर लेडी का मैंने IVF किया था, क्योंकि 51 साल की उम्र में उसको बच्चा चाहिए था। तो वो भी अभी आते हैं। और आपने से शायद न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि 67 ईयर में भी सबको बच्चा होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन बाद का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको कोई भी हाईलाइट नहीं करता है। लेकिन प्रेगनेंसी करने के लिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी रखनी है, तो दिक्कतें क्या आती है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, हम पहले उसकी एक बाय एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने एक्सपीरियंस से कि ओबेसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी कैरियर होती है, बेटे बेटी में अपना कैरियर करते हैं, तभी उसको अवेयर नहीं करा जाता कि आप अपना हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, आपका डाइट अच्छा लो, आपका आगे जाके क्या फ्यूचर है। उसी टाइम पे बच्चे लोग को पता नहीं होता है, अरे सब अच्छा होता है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे केले नहीं खाने हैं, मुझे ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, मैं मोटी हो जाऊंगी, ऐसा सोच के डाइट का क्लियर कंसेप्शन नहीं होता है। तो ये डाइट का कंसेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पेरेंट्स मस्ट नो अबाउट द डाइट ऑफ देयर चिल्ड्रंस। तो सबको पता ही होना चाहिए। ये वृंदाबेन हमारे मेनोपॉज में जो है, उन्होंने काफ़ी नेचुरोपैथी की हिंट्स दी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस डाइट के बारे में मिल जाए। और सेकंड थिंग, अपने बच्चे ये जो मोबाइल फ़ोन अपने पास रखते हैं, तो रात को देर तक सब कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। नेचुरली कुछ काम नहीं करते तो मूवी देखते हैं, वीडियो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो सुबह देर से उठते हैं, तो नो एक्सरसाइज। और सुबह हड़बड़ी में मम्मी नाश्ता बना देती है, तो सब खाना खा के, जो भी होता है खाना खा के सब वो चले जाते हैं, तो नो टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। तो ये दो चीज़ बच्चे को जब छोटे होते हैं तब समझाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पेरेंट्स को भी ये करना ज़रूरी है। हमारे डॉक्टर कलाबेन ने भी बोला है कि ये दो चीज़ है तो अपने बच्चे हेल्दी रहेंगे डेफिनेटली। ये दो चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी होती है।
उसके बाद जब ये इसका कोई भी उसको क्लैरिटी नहीं होती है तो ओबेस हो जाते हैं। और अभी लास्ट में मेरे पास पेशेंट आया था, वो 120 kg का एट द एज ऑफ 42 ईयर, और वो मेल मतलब उनके हस्बैंड थे वो थोड़े कम थे, वो 115 kg के थे, और उनका भी 43 ईयर था, और दोनों बोल रहे थे कि हमको प्रेगनेंसी चाहिए। तो उनको इतना तो होता ही वेट, ऐसा ही बोलते हैं। तो दे टूक लाइटली कि वेट है लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करवाया है, तो कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए नहीं करवाया, किसी डॉक्टर को कभी बताया नहीं है, और कुछ हम ऐसा बस हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में दोनों को डायबिटीज़ निकला और हाइपोथायरॉयड निकला। तो उसकी नेचुरली 42 ईयर में ट्रीटमेंट तो पहले करनी पड़ेगी। ओबेसिटी में कितना कॉम्प्लिकेशन होता है वो उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो सब ओबेसिटी में ये सब करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वेट तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इंडियन लेडीज़ के लिए ये वेट ज़्यादा है। फॉरेन में और कोई बात है, वो उसके जेनेटिक्स अलग है और हमारे जेनेटिक्स अलग है। जैसे जापान के जेनेटिक्स है, वो बहुत ही पतले लोग हैं, आपने देखे होंगे, बहुत जापान और चाइनीज़ लोग हैं वो बहुत ही पतले, आपको पता ही नहीं चलता है कि इसका 70 ईयर एज है। तो उसी तरह यहाँ के जेनेटिक्स भी अलग है। तो हमको ये ओबेसिटी अबव 70 kg, रादर मैं ऐसा बोलती हूँ कि 60 kg से अप हो तो ये डेफिनेटली ओबेस बोला जाता है, और उसकी ट्रीटमेंट जितनी भी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, और वो ट्रीटमेंट के बाद ही प्रेगनेंसी रखनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दरमियान मिस्ड एबॉर्शन मतलब बच्चे का ग्रोथ अच्छा ना हो, या फिर बच्चे का प्रीमैच्योर डिलीवरी ना हो, उसमें फ्लूइड कम हो जाए, वो सब होता है, और ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो होता है, ये इसके लिए हमको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ओबेस नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। कभी कोई भी लोग ऐसा होते हैं कि ठीक है चलो मासिक ज़्यादा पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा आ गया तो कोई बात नहीं है, मेंस्ट्रुएशन कम आ गया तो कोई बात नहीं है, इरेगुलर हो गया तो भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि इसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोनल लेवल बहुत ही इरेगुलर होते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस लेके करना पड़ता है। थर्ड थिंग, अभी कॉमन पीसीओडी है, जो हमने पहले आगे के लेक्चर में भी सबको बताया है। तो पीसीओडी भी बहुत कॉमन है, उसके रिलेटेड थायराइड भी होता है, और उसके रिलेटेड ओबेसिटी भी होती है, और इनफर्टिलिटी भी होती है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, ऐसा भी होता है। तो इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होता है, ये भी उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी बेटी आपकी 25 ईयर की हो और उसका पीरियड इरेगुलर आए, तभी उसका शादी करने की बात तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए, फ्यूचर की हेल्थ के लिए एवरी मदर शुड कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट
और अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस दे शुड फॉलो, तो आगे जाके उसका कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो प्रेगनेंसी रखने के लिए। फोर्थ थिंग, आज ऐसा होता है कि बच्चे लोग, लड़के, मेजोरिटी लड़के लोग अपना कंप्यूटर है ना, वो अपने पेट के नीचे के भाग में ही रख के आराम से बैठते हैं और सब काम करते हैं, घंटा 2 घंटा 3-4 घंटा ऐसा भी होता है अपना लैपटॉप, और ज़्यादातर काम तो लैपटॉप पे ही होता है। तो लेकिन उनको पता नहीं है कि इतना ये इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। उनकी टेस्टिस पे डायरेक्टली उसके रेज जाते हैं और उनका स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो जाता है। पहले पहले ऐसा स्पर्म काउंट का इतना दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी है। और दूसरा, वो टाइट जीन्स पहनते हैं तो कुछ भी एरिएशन नहीं होते हैं, तो टेस्टिस में काफ़ी दिक्कत होती है, वास्कुलरिटी कम हो जाती है, तो स्पर्म काउंट भी कम होते हैं। और आजकल यंगस्टर्स में ड्रिंक लेने की, स्मोकिंग करने की बहुत ही फैशन हो गई है। तो फैशन में काफ़ी बार चलो पार्टी बनाते हैं, चलो कहीं घूमने जाते हैं, चलो यहाँ किटी पार्टी करते हैं, तो ये सब में ड्रिंक्स लेते हैं, तो और स्मोकिंग भी करते हैं, टोबैको भी चू करते हैं, तो ये सब की वजह से स्पर्म काउंट काफ़ी कम होते हैं। तो वो भी एक वजह है प्रेगनेंसी नहीं रहने की। और प्रेगनेंसी रही तो भी अगर स्पर्म में कोई भी डिफॉर्मिटी हुई तो डेफिनेटली वो बच्चा दुनिया में नहीं आएगा और मिस्ड एबॉर्शन होके वो एबॉर्ट हो जाएगा। अगर आया डिफॉर्मिटी स्पर्म की वजह से प्रेगनेंसी हो गई और चलती ही रही, तो काफ़ी कंजेनाइटल एनोमलीज हमने देखी है। तो सब ऐसा सोचते हैं कि हमको ऐसा सब सोचते हैं कि नहीं, हमको बच्चा बिकॉज ऑफ मदर डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, लेकिन डिटेल्स में जाओ तो मेजॉरिटी में मेल की वजह से ही होता है। चौथी बात, थैलेसेमिया की अवेयरनेस यंगस्टर्स में होनी बहुत ज़रूरी होती है। थैलेसेमिया अगर है तो पहले से ही हमको ब्लड रिपोर्ट कराना पड़ेगा, और ब्लड रिपोर्ट करा के फिर हमको पता चलता है कि थैलेसेमिया मेजर है या माइनर है। तो उसकी वजह से हमको मेजर वाले लड़के के या लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, वो डिसीज़न होता है। तो वो भी एक हमको पहले से प्रिकॉशन लेना पड़ता है। प्रेगनेंसी दरमियान फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में, बाकी के 3 महीने और लास्ट 3 मंथ्स, टोटल 9 मंथ होते हैं। तो पहले 3 महीने में एबॉर्शन हो जाता है, या मतलब बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, तो हमको काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह लेना पड़ता है और रेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है, वो सब होता है। तो वो प्रिकॉशन के लिए हमको ये ना हो, उसके लिए हमको काफ़ी केयर लेनी पड़ती है जब हम 38 या 40, 42, 45 में प्रेगनेंसी रखते हैं तभी। दूसरा, अभी हमने जो कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में आपको बताया, उसके लिए अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकले हैं। आपने शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पहले वो क्लैप पैलेट वाले बच्चे या फिर
जुबान सॉरी ये डेफनेस वाले बच्चे या मेनिंगोसिल वाले बच्चे, ऐसे कुछ सब सुने होंगे। तो ऐसे बच्चे थे पहले, लेकिन अभी उसकी बहुत ही कम है अभी उसका रेशियो। क्यों? क्योंकि अभी उसका रिपोर्ट सब होता है। तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं सब, तो इसके ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है मेरी ओर से। जब भी आप अबाउ 30 इयर्स के बाद में प्रेगनेंसी रखो, तभी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको NIPT, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, वो तो ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके ये सब रिपोर्ट करवाने अगर बोले तो आपको करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे आने वाला बच्चा कोई एबनॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छी बात है और प्रेगनेंसी कैरी ऑन करेगी। काफ़ी कंजेनाइटल एनोमलीज होती है कि जिसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा आने के बाद एनोमलीज पता चलती है। लेकिन अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हमको बच्चा आने के पहले ही पता चल जाता है, तो हम वो बच्चे को गिरा सकते हो। ये भी लीगल है, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो ये सब हुई मेरी राय से। ये फर्स्ट सेशन हो गया। हम अभी दूसरे सेशन में आगे की बात करेंगे। तब तक नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू।